हैं भाई। मैंने शीट भेजा था क्या आपको? जी सर। पार्ट 2 का A4 A5 A2 भी है। Two metal cubes with 3 centimeter edges of copper and aluminum are arranged as shown in the figure. Assume no loss of it from one surface to. क्या बताना है? The total thermal current from one reservoir to the other. ये तो क्या बताएं इसमें, बताइए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है यार। तो हमारे पास ये हो जाएगा dQ/dt इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई R। ठीक है, जहाँ R क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी R1 हो जाएगा, दोनों का लेंथ तो सेम ही है, हो L जाएगा बाई सर अभी हो जाएगा ना, ध्यान नहीं K1 आया इंटू A। पैरेलल। हाँ ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। हाँ सर वही ध्यान नहीं आया बस तो। नेक्स्ट हमारे पास में A4। A boiler is made of copper plate 2.4 mm thick with an inside coating of 0.2 mm thick layer of tin। तो ऐसा एक बॉयलर दिया हुआ है। A boiler is made of copper plate 2.4 mm thick। ये 2.4 mm थिक का है, यानी T1 इक्वल टू 2.4 mm मान लेते हैं। विद एन इनसाइड कोटिंग ऑफ 0.2 mm थिक, यानी ये 0.2 mm का है। इसको T2 मान लेते हैं। तो ये किसका है? बॉयलर इज मेड कॉपर का है ये, और थिक लेयर ऑफ टिन। अच्छा ये कॉपर का है, ये टिन का है। ठीक है। द सरफेस एरिया एक्सपोज टू गैसेस at 700 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट वुड बी जनरेटेड पर आवर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो दरअसल यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, गैसेस के थ्रू इनको हीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है 700 डिग्री सेल्सियस है, और अगर ये बॉईल हो रहा है इसका मतलब इधर का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हीट इधर जा रही है, दोनों सीरीज में है। तो बताना क्या अपने को, द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट वुड बी जनरेटेड पर आवर, यानी कुल मिला के कहानी यह है, एल वी डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम एस, नहीं एम एस क्यों, के इंटू ए डी टी बाई डी एक्स। यानी एक काम करते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास में, डी क्यू हो गया, डी क्यू बाई डी टी हो गया।
तो डी क्यू बाई डी टी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, टेम्परेचर डिफरेंस है 700 माइनस 100 दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 सॉल्व कर लोगे अब, इसके इक्वल कर दो। तो हाँ सर अभी R1 हो हो जाए, हाँ ठीक है ना, तो हो जाएगा हाँ सर। T1 बाई कॉपर इंटू एरिया, और है ना, और R2 इक्वल टू T2 बाई टिन एरिया। ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा ऐसे। ये बताता हूँ, ये लिख लो पहले। सर इसमें ना ये तो सॉल्विंग वाला पार्ट तो ठीक था, बढ़िया। बॉयलर इज मेड ऑफ कॉपर प्लेट 2.4 मिलीमीटर थिक की है, इससे फिर आपने ये नीचे नीचे ही वो थिकनेस मान ली, मतलब वो थोड़ा समझा नहीं। हाँ सर, एक्चुअली डायग्राम ही नहीं बना पाया था मैं भी, तो फिर कुछ मतलब कर ही नहीं पा रहे थे। उसने क्या ना अपने से देखो, बॉयलर इज मेड ऑफ कॉपर प्लेट थिक विद इनसाइड कोटिंग ऑफ, यानी ये पूरा का पूरा कॉपर कंटेनर जो है ना, इसकी थिकनेस ही 2.4 mm है। हाँ तो साइड वाली भी वही है ना, मतलब सर साइड से हाँ, भी। साइड साइड वाली भी 2.4 mm ही है, और यहाँ फिर कोटिंग इसने कर दी किसकी, टिन की, अंदर की साइड में। ठीक है ना, यानी ये जो थिकनेस है ना, ये भी थिकनेस वही है, ये भी 2.4 mm ही है। ठीक है, हाँ सर। तो पूरा कंटेनर 2.4 mm का बना हुआ है। ये मतलब था। ठीक लिया। हाँ सर। अच्छा, ये लेक वाला आ गया, इसको भी कर लेते हैं। इसका थ्योरी तो पढ़ाया नहीं था, तो चलो क्वेश्चन आ गया। A5, a lake surface is exposed to an atmosphere where the temperature is less than 0 degrees Celsius. If the thickness of the ice layer formed on the surface grows from 2 centimeter to 4 centimeter in 1 hour, the atmospheric temperature TA will be, अच्छा वो बताना है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस बताना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ये बताना, नेग्लेक्ट द चेंज ऑफ डेंसिटी ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज, इसका मतलब 0.9 ग्राम पर सीसी रखना है डेंसिटी। अज्यूम दैट द वाटर बिलो द आइस हैज 0 डिग्री टेम्परेचर एवरीवेयर। तो हो क्या रहा है यहाँ, मान लो ये लेक है हमारे पास, इसमें मान लो पहले वाटर पूरा भरा हुआ है इसमें, है ना, और यहाँ का लेकिन टेम्परेचर है मान ले थीटा डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का जो वाटर का भी टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट जा रही है। तो बाहर जब हीट जा रही है तो क्या होगा, यहाँ ये हीट जाने की वजह से ये जो वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो दरअसल आइस में बनना शुरू हो जाएगा। तो मान लो T इक्वल टू 0 पर तो कुछ था ही नहीं, किसी टाइम T बाद ये इतनी लेयर बन गई, मान लो यहाँ। ठीक है, और उसके बाद मान लो ये टाइम T की अगर मैं बात करूं तब की लेयर है, तो T प्लस डी टी टाइम में, यानी डी टी टाइम में मान लो इतनी लेयर और बन गई, यानी T प्लस डेल्टा टी टाइम में टोटल जो ये पहले लेयर कितनी थी, वाई थी, और T प्लस डेल्टा टी टाइम में वाई प्लस डी वाई लेयर बन गई। ठीक, तो पूरी लेयर है, तो इसका जो एरिया है ना, वो मैंने मान लिया कि ए है, तो यहाँ से हीट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग हीट यहाँ कितनी जा रही होगी, तो वो लिखेंगे एल एफ डी एम बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या लिखना है अपने को, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी, कि इसका एरिया ए है, टेम्परेचर जो है वो 0 माइनस माइनस थीटा है, जो कि वो मेरे ख्याल से टी ए ले रहा है वो, और डिवाइडेड बाई वाई करेंगे, और डीएम बाई डी टी। तो हमारे पास डीएम निकाल लेते हैं पहले, डीएम कितना होगा इसका, तो डीएम हो जाएगा डी वाई इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गया उस लेयर का, इंटू रो, ये क्या हो गया, उसका मास हो गया, रख दो यहाँ। तो एल एफ इक्वल टू, सॉरी, एल एफ इंटू ए डी वाई रो बाई डी टी,
इक्वल टू के ए थीटा बाई वाई। तो हमारे पास आ गया है, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा एल एफ, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो एल एफ रो बाई के, ये वाई और ये डी वाई, और इसका टाइम जो कि 0 से 2 या जो भी है T1 से T2 जो भी लेना है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, तो वो टाइम आ जाएगा, मतलब T1 से T2 ले लो। कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिख लो। तो थीटा कहाँ गया, थीटा भी तो होगा नहीं। देखिए हाँ सर। तो ये भी हो गया B1, B1 C1 C3। Heat flows readily outward through a spherical shell of radius, shell of outside radius R2, inner radius R1. The temperature of inner surface of shell is θ1, that outer, and that of outer is θ2. The radial distance from center of shell, where the temperature is just halfway between θ1 and θ2 is, मतलब थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2 बाई 2। सर मुझे ना हाँ बोलो। एक पूछना था कि जब हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता ना कि वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, किसी एक क्रॉस सेक्शन के लिए जो हीट ट्रांसफर हो, मतलब जो हीट जो dt dq बाई dt होगा, हीट फ्लो, वो सेम होगा और टोटल का भी सेम होगा, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। हाँ, मतलब कहने का मतलब जैसे इसी की बात कर रहे हैं ना आप, स्फीयर की। स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस रेट से इस एरिया क्रॉस सेक्शन को हीट क्रॉस करके जा रही है ना, उसी रेट से इसको भी क्रॉस करके जाना चाहिए उसी इंस्टेंट पर, यानी कहीं हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ये मतलब होता है स्टेडी स्टेट का। और सर फिर जब हम टोटल हीट निकालते हैं ना, तो जब टोटल हीट शायद रेट ही निकालते हैं ना, तो उसके लिए हम फिर dq1 बाई dt प्लस dq2 बाई dt कर देते हैं पैरेलल में। पैरेलल में टोटल हीट ऐड कर देते हैं। हाँ, तो फिर उससे तो फिर जब उसमें मेरे को एक डाउट, ऐसे ऐड करते क्यों है, फिर जब इक्वली आने वाला है उसका तो किसी एक की इक्वल कर देंगे। इसका इक्वली आने वाला है। dq1 बाई dt तो dq बाई ये dt ये आएगा। ये सीरीज में है तो पैरेलल में थोड़ी, वैसे तो आप तो पैरेलल की बात कर रहे हो ना, हाँ मतलब इसकी बात कर रहे हो ना कि ये रहे दोनों पैरेलल में, ये है ना। हाँ समझ गया सर, समझ गया। हम्म, हाँ सर समझ गया, समझ गया सर। ठीक है सर, समझ गया। ये हो जाएगा, बताओ कि कर लोगे, हो जाएगा, हो जाएगा बताओ। सर। नहीं नहीं सर, हो हो जाएगा। जाएगा ना, ये हाँ सीरीज वाला है तो इसमें कुछ नहीं, आप तो रेजिस्टेंस कर मान के करो, उसमें क्या है, हाँ सर, वो भाई तो। रेजिस्टेंस निकाल लो, ज्यादा अच्छा है ना। हाँ सर, हाँ सर। C1, metallic sphere having radius and mass is heated to temperature, suspended inside a box whose walls
are at temperature of this one, the maximum rate at which its temperature will fall is, तो वो तो t इक्वल टू 0 पर ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाई डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4, क्योंकि टी तो डिक्रीज करता जा रहा है, ये तो फिक्स है ना टी नॉट, तो यानी मैक्सिमम तो यही होगा। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, एम एस डी टी बाई डी टी माइनस के साथ ना, तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम रेट, तो माइनस डी टी बाई डी टी, इसको क्या करना है, ई की वैल्यू 1 लेना ही है, स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एम एस टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4, और टी मतलब कितना हुआ 227 प्लस 273, और टी नॉट कितना हुआ 300 केल्विन, ये भी केल्विन में ही है। और मास अपने को दे रखा है, रेडियस भी अपने को दिया हुआ है, सब तो दिया है, रख दो, ठीक है ना। तो सबको जूल में ले जाओ, है ना। तो यहाँ दे भी रखा है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल लेना है। तो जो आपने दिया हुआ जैसे कि स्पेसिफिक एस दिया हुआ है, एस को कन्वर्ट कर लो, है ना। एस इक्वल टू जाएगा 90 इंटू 4.2, है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये रख देंगे, बस रख दें, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये पूछ रहा था, C3 लिख लीजिए इसको। Three separate segments of equal area are shown in the energy distribution curve of a black body radiation if N1, N2, N3 are number of photons emitted per unit time corresponding to each area segment respectively. चलो करते हैं। तो ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, और ऐसा कुछ दिया है, ये कह रहा है कि इक्वल एरिया है, तो इक्वल एरिया है, तो हमें मालूम है कि ई लैम्बडा डी लैम्बडा, है ना, ये हमारे पास में एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तीनों का एरिया यहाँ सेम है। टेम्परेचर भी यहाँ सेम ही है, मतलब टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर के लिए ग्राफ होता है। तो हमें बताना है कि आर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर टाइम करस्पॉन्डिंग टू ईच, ठीक है। अब जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, और हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम करस्पॉन्डिंग टू ईच। तो देखो यहाँ इसकी जो वेवलेंथ है, यहाँ ये लैम्बडा 3 है, ये लैम्बडा 2 है, लैम्बडा 1 है, लैम्बडा 3 इन सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, यानी ये हमारे पास में दिया हुआ है, और वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा, इनकी वेवलेंथ सबसे कम है। सर इसमें एरिया मतलब इक्वल है, मतलब सबका एमिसिव पावर सेम ही है, ये मानना है ना। हाँ, एमिसिव पावर सबका सेम है। हाँ तो मतलब सब अलग, एनर्जी इक्वली मतलब ये देंगे। तो मतलब हम ये देखते हैं ना वो फॉर्मूला के कि E इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा, तो जिसका एनर्जी सबका एनर्जी इक्वल है, तो N1 मोर देन वो E N2 इक्वल टू NHC एच सी बाई लैम्डा।
नंबर एन ऑफ एच फोटो सी बाय लैम्डा। हाँ हाँ, उसी से देखेंगे ना एन फिर। एच सी बाई लेमडा, हाँ ये तो पावर ई। है। हाँ, हाँ ई तो सबका इक्वल ही है ना। ये पावर है, मतलब डी क्यू बाई डी हाँ टी है। हाँ, वो सबका सेम ही है। हम्म, तो उससे फिर एन बाई लैम्डा कंपेयर करेंगे ना तीनों का। अच्छा, तीनों की पावर सेम है ना यहाँ। हाँ, हाँ तो एन एमएससी बाई पावर से लैम्डा। मतलब उस एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया के लिए तीनों सेम हो जाएगी। हाँ, तो हाँ एन तो एच बाई, मतलब ये एन वन लेमडा वन इक्वल टू एन टू बाई लेमडा टू, है ना, यही कह रहे हो आप। हाँ और हाँ। सर। एन थ्री एच सी बाई लेमडा थ्री। तो यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेमडा टू बाई लेमडा वन इक्वल टू आ जाएगा एन टू बाई, सॉरी क्या करना, एन वन। तो ये ग्रेटर देन वन है। अच्छा ठीक है, तब तो फिर सीधा आ गया कि एन थ्री ग्रेटर देन एन टू और एन टू ग्रेटर देन एन वन हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बताना? हम्म, बस इतना ही था, बाकी डाउट ही नहीं था। अच्छा, कौन सा बताना है? पार्ट थ्री का फर्स्ट बताना है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है तो चलो करते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। कह रहा है कि कॉपर रॉड इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, यानी जो कॉपर रॉड है ना, इसके सब जगह का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड बिटवीन अ स्टीम चैम्बर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द आइस वाटर चैम्बर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कह रहा है इनिशियली रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। तो चलो देखते हैं। तो इनिशियल का मतलब क्या हुआ यहाँ देखो, बी और सी पर। तो बी जैसे कनेक्ट करेंगे तो बी सी पर देखो, तो सी पर टेम्परेचर कितना है? 20। इधर का टेम्परेचर कितना है? 0। यानी उस समय यहाँ का जो देखेंगे हम लोग इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं पहले देखो बी का तो 0 ही है, क्योंकि इमिडिएटली तो वहां से हीट फ्लो करेगा नहीं, तो वहां तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या बना रहेगा? 0 ही बना रहेगा। तो वहां बी पे तो 0 ही है। ठीक है, ए का चेक करते हैं, तो ए पर 100 है, इधर इस पर 20 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए के लिए बात करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी एट ए इक्वल टू के ए, है ना, या इसको ऐसा करते हैं, एस ए ले लेता हूं मैं, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस जो देखेंगे तो वो कितना है? 100 माइनस 20 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो तीनों की जगह सेम लेना है अपने को, डेल्टा एक्स केवल एरिया चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद बी के लिए बात करेंगे तो वहां तो 0 ही है। और सी के लिए बात करेंगे
तो कितना हुआ 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है। अब इससे देख लो आप किस में ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो अच्छा ये भी देखना पड़ेगा एरिया किसका। तो देखो ए का एरिया ज़्यादा है ना। इसका मतलब है कि डी क्यू बाई डी टी ए ग्रेटर देन डी क्यू बाई डी टी सी, और ये वैसे भी डी क्यू बाई डी टी बी से ज़्यादा होगा सी। तो मैक्सिमम किसके अक्रॉस हुआ? तो मैक्सिमम हुआ हमारे पास में यहाँ मैक्सिमम एट सेक्शन है, बिल्कुल सही है। फिर और मिनिमम एट सेक्शन भी, ये भी सही है। तो पी और एस आंसर है इसका। तो भाई समझ में आ गया? हाँ सर। है ना। अब बात करते हैं जैसे बी का। कह रहा स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो, स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। तो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो क्रिएट होना था, जो हो चुका है। यानी ए पर तो 100 ही रहेगा, सी पर 0 रहेगा, लेकिन ए से बी तक, ए से सी तक टेम्परेचर क्या कर रहा होगा? यहाँ वेरी कर रहा होगा। अब लेकिन आप ये नहीं कह सकते लीनियरली वेरी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया चेंज कर रहा है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो हमें तो केवल ये बताना है कि स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो कहाँ क्या होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, तो एरिया तो चेंज कर रहा है। अच्छा, वो तो सब जगह सेम ही होगा सीरीज में ना हर एक चीज। हाँ, तो टी आंसर होना चाहिए, सेम फॉर ऑल सेक्शन होना चाहिए। बी का तो टी है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट पर तो जो हीट इधर से ए से एंटर करेगी वो उधर से जा रही होगी, सी से जा रही होगी। तो सही है। फिर अब इसका मतलब क्या होगा? ये तो पहले ये भी लिख लेता हूँ मैं। यानी डी क्यू बाई डी टी ए इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सी बी और इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सी, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये वाला पार्ट। तो सी अब ये कह रहा है कि एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी। हाँ, अब देखो यहाँ से तो क्या हो जाएगा के एस ए डी टी बाई डी एक्स ए इक्वल टू के एस बी डी टी बाई डी एक्स बी इक्वल टू के एस सी डी टी बाई डी एक्स सी। अब देखो किसका सबसे ज्यादा एरिया किसका है? सबसे ज्यादा एरिया ए का है। तो अगर ए का एरिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे कम हुआ उसके लिए। तो मिनिमम कहाँ होगा? सेक्शन ए पर होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा? सेक्शन बी पर होगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया सबसे कम है। आ रही बात सुन में? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर होना चाहिए मैक्सिमम क्यू और मिनिमम ए। तो क्यू आर हो गया आंसर। बात सुन में आ गई? सर अगर इसी के बदले ना क्वेश्चन में 0 डिग्री आइस की जगह 20 डिग्री ही दिया होता, तो जो इनिशियली रेट ऑफ हीट फ्लो होता वो बी और सी दोनों में 0 होता ना फिर? हाँ, दोनों में 0 होता। ठीक है। ठीक है सर सी वाले में मॉड पूछा हुआ है ना, तो नेगेटिव वाला भी देखेंगे ना हम लोग। और मोड इसलिए तो मोड पूछ रहा हूँ, नेगेटिव वाला हटा देना उसमें। हाँ, क्या नेगेटिव वाले का क्या बोलो? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर वो मैं कह रहा था कि अगर मतलब मॉड पूछा तो नेगेटिव वाला हटा देंगे ना, मतलब वही है ना। हाँ, मतलब मोड पूछ रहा तो वही नेगेटिव हटा दे, मतलब वही उसी का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो नेगेटिव लिखते हैं उसको हम लोग। ठीक है, उसका मोड की पूछ रहा था वो। ठीक है। हाँ, डी में क्या कह रहा है? एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट अ सर्टेन पॉइंट विल बी। स्टेडी स्टेट पर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या 0 ही है सब जगह पर, क्योंकि कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन पर जब आप स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाओगे तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं करेगा। आई बात सुन में? तो आंसर हो गया इसका टी। क्लियर है? स्टेडी स्टेट पर हर पॉइंट, हर एरिया क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यही है, लिख लो इसको। इसका एक्सरसाइज 3 भी दिया था ना,
हाँ सर। इसका एक्सरसाइज 3 हाँ किया आप सर। लोगों ने, कर लिया? नहीं सर, नहीं किया। हुआ नहीं है, अच्छे से नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? नहीं सर, केटीजी का भी बचा था, इसलिए वो पहले कर केटीजी का एक्सरसाइज 2 कर लिया आप लोगों ने, मतलब ये है ना? कि नहीं किया? हाँ सर, वो कर लिया। पूरा एक्सरसाइज 2 हो गया कंप्लीट? मेरा बचा है सर, मैंने ये किया था एक ट्रांसफर। सर, कौन सा एक्सरसाइज बचा? 2 पार्ट नहीं, एक ट्रांसफर का एक्सरसाइज पूरा नहीं हुआ केटीजी का एक्सरसाइज। बचा है सर। तो एक काम करते हैं, पहले आप जिसका रहेगा ना वो केटीजी का पहले ऐसा करते हैं एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ही लो, फिर आप, है ना, वही डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसका हो गया है केटीजी का एक्सरसाइज 2, वो एक्सरसाइज 3 किसका, हीट ट्रांसफर का, अगर उसका भी वो भी हो गया तो फिर इसका एक्सरसाइज 2 कर ले, वो समझ में आया? लेकिन डिस्कस हाँ में सर। क्या करूंगा, पहले केटीजी का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। ठीक है ना? डिस्कस ये करूंगा मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की शीट मिल गई आप लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हम्म, चलो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। मान लो ऐसी 2 स्लैब है, और यहाँ चार्ज Q1 रखा है, यहाँ चार्ज Q2 रखा, ये R1 है, ये R2 है, और ये एप्सिलॉन R1 या K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका ये दिया है, इसका एप्सिलॉन R2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ये दोनों मतलब सेम ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम ही चीजें है। ये दिया आपने को। अब कहा जाए कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ, मतलब नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो नेट फोर्स ऑन Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है? ठीक, तो कैसे करते हैं देखो इसका, तो याद ही रखिए इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो करना क्या है, फोर्स हो जाएगा यहाँ K1 K2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये होगा K1 R1, इसका रूट प्लस रूट K2 R2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है इसका। क्यों, क्या, किस लिए, वो सब नहीं, आंसर ये याद रखो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है। वो R1 और R2 के ऊपर, बोलिए। R1 और R2 के ऊपर रूट नहीं है ना? नहीं नहीं, R1 R2 पे नहीं है।
सर और Q1 Q2 एकदम वॉल पे रख, मतलब एकदम लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ, जस्ट बाउंड्री जस्ट पे या तो रखे हुए जस्ट, हैं। हाँ ये ऐसे समझो, या तो जस्ट मतलब बाउंड्री पे रखे हो, या तो जस्ट इनसाइड या जस्ट आउटसाइड, ऐसा है। मैं थोड़े भी इनसाइड के लिए आंसर सेम ही रहेगा ना? हाँ सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट वही है ना। हाँ अरे जैसे उसमें कैसे करते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें ग्रेविटेशन में, अरे रे ऑप्टिक्स में नहीं करते थे। अगर बाउंड्री पे भी ऑब्जेक्ट है तब भी उसको जस्ट इनसाइड ही मान लेते थे हम लोग, या जस्ट आउटसाइड मान लेते थे। देख लिया? हाँ सर। हाँ अब सर। जैसे एग्जाम्पल 7 है तो कर ही लोगे यार, इसमें क्या ही बताएं। एग्जाम्पल 8 बताने की जरूरत है क्या? पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्ज, करके आए हैं अभी हम लोग, मतलब किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब बोर मॉडल में पढ़ के तो आए हैं, कर लोगे ना ये सब। हाँ सर। एग्जाम्पल 9 देखो आप। सर एग्जाम्पल 9 में बताता हूँ कैसे करना है वेक्टर फॉर्म में। हाँ बोलो। सर शायद शीट नहीं भेजा आपने। नहीं नहीं, आप लोगों को नहीं मिला क्या? सर हाँ मिला है, मतलब आप शीट भेजते ना, जैसे हीट ट्रांसफर का भेजा था आपने। ठीक है भेजता हूँ मैं, देखो अभी तो अभी मिलेगा आपको। मिला? हाँ सर। जैसे ना एग्जाम्पल 9 में करता हूँ, वेक्टर में कैसे करेंगे, जो वेक्टर कॉन्सेप्ट था हमारा, वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करना है उसको, ये तो लिख लिया ना सबने? हाँ सर। अ पॉइंट चार्ज क्यू ए इज प्लेस्ड एट पॉइंट, यानी दो पॉइंट हमारे पास में, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये ए और ये बी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये r2 वेक्टर है, ओरिजिन है, ये बी पॉइंट है। हमें एक एक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि r1 वेक्टर अपने को दिया है i कैप प्लस 2k कैप मीटर। उसी तरह अपने को r2 वेक्टर भी दिया हुआ है 4 i कैप 4 j कैप 2k कैप मीटर, ये हमारे पास में है, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज क्यू है अपने को दे रखा है, इस पे यहाँ का चार्ज ये क्यू है, ये क्यू भी है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना। एक 100 माइक्रोकूलम है, दूसरा 200 माइक्रोकूलम है। तो पूछ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो सीधा सीधा क्यू ए क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर। वो तो करना आता है ना आपको, कर लोगे भाई, इसका मोड निकाल लोगे, r1 वेक्टर माइनस r2 करके मोड निकालना आता है ना आपको वेक्टर का, ये बताऊं? हाँ सर आता है।
तो निकल जाएगा वो। तो फिर ये कह रहा है कि फाइंड एफ ए। तो एफ ए कैसे लिखेंगे? एफ ए का मतलब फोर्स ऑन ए बताना है, तो वो हो जाएगा क्यू ए क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यानी इसकी वजह से इस पर फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे फिर हम लोग क्योंकि इसकी वजह से इस पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका क्यूब कर देंगे हम लोग। ये होगा दरअसल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की। आगे बात समझ, क्योंकि R2 वेक्टर प्लस ये डेल्टा R वेक्टर हम लोग लिखेंगे, तो R2 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कर लोगे अब? कोई दिक्कत है किसी को? सुनना है? लेकिन अगर ये पूछता है एफ बी वेक्टर बताओ, हो जाएगा क्यू ए क्यू बी, तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे फिर यहाँ? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर टू पावर 3। अब इसमें आपको कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मॉड ही तो ले रहे हैं। तो R2 माइनस R1 लो या R1 माइनस R2 लो, उसका मॉड तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट इसमें सॉल्व कर लेगा, आ जाएगा। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर। अब अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता तो इनको विथ साइन लेना है। मान लो क्यू ए नेगेटिव होता तो यहाँ साइन के साथ लिखेंगे, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा उसके डायरेक्शन को। फिर ये नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो कई सारे चार्जेस हैं और उनके आपस में उनके बीच में फोर्स निकालना है, मान लो, है ना, एक तो वो। दूसरा कि किसी एक ही पॉइंट चार्ज पर मान लो फोर्स निकालना है। जैसे मैंने मान लिया कि मुझे इस पर फोर्स निकालना है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और भी चार्जेस है मान लो। तो क्या होगा कि इसकी वजह से Q0 पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस है, ये ध्यान रखना है। यानी इस F1 फोर्स यानी Q1 की वजह से Q0 पे जो फोर्स है वो बाकी चार्जेस से इफेक्ट में नहीं आ रहा है, वो F1 रहेगा, उसको अलग से निकाल लेंगे। फिर Q2 की वजह से देख लेंगे, वो इधर कहीं होगा F2 वेक्टर। Q3 की वजह से देख लेंगे, वो इधर होगा F3 वेक्टर। Q4 की वजह से देख लेंगे, वो इधर होगा F4 वेक्टर। ठीक है, तो यानी Q0 पे जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर वो हमेशा क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे। यानी इसका मतलब हुआ
कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू अदर चार्जेस। प्रिंसिपल यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि उस पर जो फोर्स लिखेंगे वो वेक्टर सम होगा। इंडिविजुअल जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उन सबका वेक्टर सम करना है, यानी F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा दरअसल हमारे पास में Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का होल स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का होल स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का होल स्क्वायर R3 कैप प्लस Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4 का होल स्क्वायर R4 कैप। और अगर ऊपर वेक्टर लेंगे R1 वेक्टर लेंगे तो नीचे R1 क्यूब लूंगा, R2 वेक्टर लूंगा तो R2 क्यूब लूंगा, R3 वेक्टर लूंगा तो R3 क्यूब लूंगा, R4 वेक्टर लूंगा तो R4 क्यूब लूंगा। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लिख लीजिए इसको। तो हमेशा वेक्टरली ऐड करना है, ध्यान रखना है। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10, इसकी जगह स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ, हाँ सर। है ना। अब जैसे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 10। अब ये इसमें सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट है और ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो क्या कॉन्सेप्ट है भाई इसमें? 3 equal point charges of charge plus q each are moving along a circle of radius r, and a point charge minus 2q is also placed at the center of the circle as shown in the figure. If charges are moving, revolving with constant and same speed in the circle, then calculate speed of charges. स्पीड सेम होगी तभी ये इक्विलेटर ट्राइंगल पे बने रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, सेंटर पे भी एक चार्ज दिया हुआ है यहाँ। तो इसकी स्पीड यहाँ v है, ये q चार्ज है, सेंटर पे -2q चार्ज है, यहाँ भी q चार्ज है, यहाँ भी q चार्ज है। इसकी वेलोसिटी इधर होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा ही है। यहाँ भी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, स्पीड तीनों की सेम है। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लो आप, मैं ये वाला पार्टिकल ले लेता हूँ, ये वाला पार्टिकल लेता हूँ। देखो उस इस q की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा, तो इस q की वजह से बाहर की तरफ होगा, इधर होगा, है ना। मान लिया F फोर्स है, उसी तरह इस Q की वजह से इसको फोर्स किधर होगा, इधर होगा, वो भी F ही होगा मैग्नीट्यूड में, तो है ना। इसकी रेडियस R दिया हुआ है, ये रेडियस R है, ये बता सकते हैं ना कितना होगा? हाँ, कौन बताएगा?
डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो आप मुझे? मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी है। ए बी कितना होगा भाई यहाँ? ए बी हो जाएगा 2r cos 30 डिग्री ना, यानी कितना हो गया r√3 होगा। तो सन मारा सबको? हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है सेंटर पे, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? इसके ऊपर, इधर होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट देखना है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से तो वेक्टरली ऐड करते हैं। वेक्टरली ऐड करने का मतलब ये हुआ कि इसमें फोर्सेस को हम लोग हमेशा सर्कुलर मोशन की जब भी बात करते हैं तो फोर्सेस को हमेशा टेंजेंशियली और रेडियली रिजोल्व किया जाता है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तभी वो पार्टिकल सर्कल में घूम सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। और बाकी जितने भी फोर्सेस हैं सबको हमेशा कैसे करते हैं? टेंजेंशियली और रेडियली रिजोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब इस एफ का और इस एफ का ये जो कंपोनेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, लेकिन ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा दोनों का मिला के? 2f cos 30। और इधर की तरफ मैंने मान लिया कि f डैश होगा, तो पहले f देख लेते हैं। तो f कितना है? q² बाई 4πε0 r√3 का होल स्क्वायर, और f डैश कितना होगा? q इंटू 2q। मैंने साइन आपको बताया था नेगेटिव से है वहां, इसलिए इसको उसकी तरफ फोर्स लग रहा होगा 4πε0 r², यानी नेट फोर्स हो गया f डैश माइनस 2f cos 30। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, तो mv² बाई r। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया। हाँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है। सर एक बार और समझाइए ना। हाँ, और एक बार और गाना गाऊं? चलो गाते हैं, लिख लो पहले इसको। इसको लिखो, फिर से समझाते हैं। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है सर्कुलर मोशन का, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले सर्कुलर मोशन का समझ लेते हैं। जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन कर रही है या सर्कल में घूम रही है, तो अगर उस पर मान लो फोर्सेस लग रहे हैं, कहीं ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जितने भी उस प्लेन जिस प्लेन में वो सर्कल है उसके परपेंडिकुलर जितने भी फोर्सेस है सारे बैलेंस होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये, इसके परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी उस प्लेन में जिस प्लेन में वो सर्कल बन रहा है उस प्लेन में जितने भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं सबको हमेशा टेंजेंशियली और रेडियली रिजोल्व किया जाता है। क्या रिजोल्व किया जाता है? रेडियली एंड टेंजेंशियली हमेशा रिजोल्व किया जाता है। और टेंजेंशियल फोर्स अगर 0 हो गया इसका मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो हो ही रहा है। यहाँ इस एफ का ये कंपोनेंट क्या हो रहा है यहाँ? एफ साइन 30 डिग्री इधर है, और इसका एफ, इसको या लिख लो, मैं भी पूरा वापस से समझाता हूँ मैं, क्योंकि अगर डाउट आया इसका मतलब बात पकड़ में नहीं आई। लिख लिया? हाँ सर। अब लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो ये सर्कल है, इसने कहा कि 3 पार्टिकल है, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की स्पीड सेम है, और वो तीनों दिया हुआ है किस तरह से है, फिगर में दिया हुआ है। अगर तीनों की स्पीड सेम है इसका मतलब है कि वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे,
क्योंकि फिगर पहले बता दिया उसने कि इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों पार्टिकल है। हरी बात समझ में। और अगर स्पीड सेम है इसका मतलब है कि वो फिर हमेशा इक्विलेटर ट्राइंगल ही बनाएंगे। तो ये इसकी स्पीड इधर v है और इसकी स्पीड इधर v है और इसकी स्पीड इधर v है। ये q चार्ज है ना, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। ये मान लेते हैं कि ये a, ये b और ये c, और एक सेंटर पे भी इसने चार्ज रखा है जो कि -2q है। तो सेंटर वाला जो चार्ज है वो इस q को किधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ खींचना चाहेगा। वो मैंने f डैश फोर्स लिया है। ये जो b है, इस b की वजह से इस पर फोर्स किधर लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, तो दोनों रिपेल करेंगे, तो इधर लग रहा है। ये मैंने f मान लिया, ठीक है। अब ये इसका देखो, इसकी वजह से ये भी रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ इधर है। तो आप देखो सिमेट्री क्या कहती है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30, ये भी 30, और ये डिस्टेंस ए बी और AC और BC सब सेम ही है। इसका मतलब ये भी फोर्स F होगा। तो ये पहले F निकाल लेता हूँ। तो F कितना है, Q²/4πε0। ए बी डिस्टेंस क्या है यहाँ, AB = BC = AC, और वो इक्वल टू आ रहा हमारे पास में √3r, यानी √3r का होल स्क्वायर। और F डैश, क्योंकि यहाँ और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो तो r ही है, तो क्या हो गया, Q × 2Q/4πε0r। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इस प्लेन में फोर्सेस हैं सबको टेंजेंशियली रिजोल्व किया जाता है हमेशा, और रेडियली रिजोल्व किया जाता है। अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो स्पीड चेंज कर रही होगी यहाँ, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स यहाँ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि F sin 30 इधर है और F sin 30 इधर है टेंजेंशियली, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों का मिला के इधर क्या आ जाएगा, 2F cos 30, यानी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हमारे पास क्या मिल रहा है, F डैश -2F cos 30, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv²/r, क्योंकि r रेडियस के सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। ये समझ में आया अभी, हाँ सर। है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अभी जैसे अगर इसकी जगह स्क्वायर होता तो क्या करेंगे, वो भी लेते, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, लिख लो इसको, लिख लिया ना, तो क्या लिखना है इसको, सर पिछला हाँ पेज है। सर। ठीक है। इसकी जो रेडियस है मैंने मान लिया a है, तो अगर इसकी रेडियस a है तो ये बता सकते हैं हम लोग क्या होगा, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका। तो अगर वो a है तो ये हो जाएगा a/√2, है ना, a/√2, यानी इसका मतलब है इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी ABCCDDA, ये होगा a√2। हमें ये बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी अगर ये सर्कल में घूम रहे, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वरना होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो। तो सबको एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, तो सारे जो चार्ज है तो बाहर चले जाएंगे, सर्कल में रहेंगे नहीं, इसका मतलब -q है। तो आपको बताना है स्पीड क्या होगी, तीनों की, चारों की स्पीड सेम है तभी ये पॉसिबल है। तो आपको सर बताना है चारों के कि चार्ज का वैल्यू क्या है, चार्ज का चार्ज वैल्यू, कितना है, एक? ये हाँ क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। सर m क्या है, हाँ, सर m m चारों का मास है, ठीक है ना, m क्या हाँ है, इन चारों का मास है।
मतलब इंडिविजुअल का मास सेम है, तो बताइए। तो ये इधर v स्पीड से जा रहा है, ये भी v स्पीड से जा रहा है ना, ये भी v स्पीड से जा रहा है और ये भी v स्पीड से जा रहा है। तो वेलोसिटी निकालनी है ना, तो आपने माइनस क्यू तो अननोन दिया है ऐसे, तो क्यू में ही निकालना होगा ना।
हाँ सर हो गए। सर आप म्यूट हो। है ना। बी की वजह से क्या होगा, ए पर फोर्स इधर होगा, सी डी की वजह से फोर्स इधर होगा, ये भी एफ होगा मैग्नीट्यूड में, है ना। तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2 का होल स्क्वायर होगा, है ना। अब आप देखो कि ये इधर जो सी है उसकी वजह से भी तो होगा, तो उसकी वजह से किधर होगा, ये होगा एफ डैश। तो एफ डैश कितना होगा, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a का होल स्क्वायर होगा, और इस माइनस कैपिटल क्यू इसकी वजह से फोर्स इधर होगा। मैंने मान लिया कि एफ डबल डैश होगा, तो एफ डबल डैश कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर होगा। अभी वापस से देखो आप, टेंजेंशियल फोर्स ये सब क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि एफ डबल डैश और एफ डैश ये तो रेडियली है, इनको तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इनको रिजोल्व करेंगे, ये एंगल कितना हमारे पास में 45, ये कितना है 45, तो इसका मतलब है कि एफ साइन 45 इधर होगा और एफ साइन 45 इधर होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी इसका मतलब है इन दोनों का इसके साथ में ऐड होना, क्या मतलब 2f cos 45 ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो वो आ जाएगा एफ डबल डैश माइनस एफ डैश माइनस 2f cos 45 डिग्री इक्वल टू mv स्क्वायर बाई a। यही किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। हाँ सर, बस वो सी वाला भूल गया मैं। हाँ, वो सी वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से फोर्स देखा जाता है। हाँ ठीक है सर। हाँ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अब सारे लोग ज्वाइन नहीं होते हैं क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है क्या उनका? ये कहा आकाश भाई गायब हो गए हैं। हाँ सर लिख लिया। लिख लेना। अब जैसे एग्जांपल 11 है हमारे पास में, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल मेटालिक स्फीयर्स, दो चार्ज मेटालिक स्फीयर है, स्मॉल है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स, बिल्कुल करेंगे क्योंकि इस पे चार्ज क्यू और इस पे चार्ज क्यू है, तो दोनों पे फोर्स क्या होगा, एफ एफ ही होगा। इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। वो दिया इसने 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन है की। When placed in air, एयर में जब प्लेस किया गया, neglect gravitational attraction, another identical uncharged sphere C is touched to B। अब क्या हो रहा है, एक अनदर आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, लेकिन अनचार्ज स्फीयर है सी, उसको इससे टच कराया जा रहा है। तो होता क्या है, जैसे इसको बी और सी को टच कराएंगे तो इस पे चार्ज क्यू और इस पे चार्ज क्यू है, तो दोनों आइडेंटिकल है, बी और सी आइडेंटिकल है, इसलिए चार्ज आधा आधा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तो मान लो, है ना, अच्छे बच्चों की तरह मान लो कि सर ने जो कहा वही सही है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी इस पे तो क्यू ही बना रहेगा, लेकिन इस पे चार्ज कितना हो जाएगा,
Q/2 हो जाएगा, किस पर, B पर, है ना। फिर ये कह रहा है कि another identical uncharged species does to B and then placed at the midpoint, और midpoint पर इसको रख दिया, इस पे चार्ज Q/2 है, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q ही रहना चाहिए दोनों पे मिला के। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C, तो A की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा, FCA। B की वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा, FCB। तो नेट फोर्स किधर मिलेगा, लेकिन अपने को इधर मिलेगा। तो पहले FCA निकाल लेते हैं। तो FCA क्या होगा, Q/2/4πε0 R/2 का होल स्क्वायर, और FCB उधर की तरफ है तो कितना है, लेकिन Q/2 बाई 4πε0 R/2 का होल स्क्वायर। तो नेट जो फोर्स है C पर वो हो जाएगा FCA माइनस FCB। निकाल लो, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया। बस अभी आइडेंटिकल है इसलिए मैंने हाफ हाफ ले लिया है, और उसने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा, हाफ हाफ करना ही था, है ना, क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि आधा आधा हो जाएगा, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलो आज इतना ही करेंगे, फिर अभी इनके एग्जांपल्स जैसे 12 है ना, फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट में इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसको भी करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वो KTG का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ सर, लिख लिया। ठीक है सर एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। सर वो अनआइडेंटिकल जैसा केस भी होता है क्या? हाँ हाँ होगा तो बताएंगे आपको, रेडियस पर डिपेंड करता है दरअसल वो चार्ज, तो आगे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है सर पेपर भी देखने वाले क्या वापस? हाँ पेपर तो देखना ही है आप लोगों को। नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में से कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना मतलब। हाँ 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 पूछ सकते हो। सर पेपर ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लो, वो सर उतना पर क्लैरिटी आती नहीं है फिर, वो मैंने देखा है। सर सॉल्यूशन तो दे रखा है ना, फिर व्हाट्सएप पे कैसे वही वो आ जाएगा ना, तो सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, तो नहीं जहाँ सर, जहाँ आपके क्लास में ही पॉइंट्स कर फंसे लेंगे, हुए हैं ना वो। हाँ क्लास में ही कर लेंगे सर जो। क्लास में ही कर हाँ लेंगे क्लास में कर लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिर पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करके फायदा क्या है? मतलब अभी जिन लोग इधर थे उन लोग को तो समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग है तो मतलब क्या बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, मतलब पूरा चैप्टर का है। हाँ नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले नहीं करेंगे ना। अच्छा ठीक है सर। नहीं नहीं मैं, लेकिन जिनको आता है वो तो फिर करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हाँ मेरी क्लास क्या लास्ट में कैसे क्या है, हाँ सर। टाइम टेबल ही नहीं पता है। टाइम टेबल नहीं है सर अभी। टाइम टेबल आने दीजिए। हाँ सर, टाइम टेबल दीजिए नहीं तो अभी तक। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मेरी क्लास तो मैं ले ही लूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको डिस्कस कर लूंगा ना, ज्यादा नहीं तो अच्छा सर रहेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले हैं वो हम आपको पर्सनल पर डाल के पूछ लेंगे, जब किसी भी डाउट रहेगा। वो तो सॉल्यूशन वाली होगी ना, तो सॉल्यूशन दे रखा अच्छा हो हाँ तो वही हाँ बाकी आप में एक्स्ट्रा सर एक्स्ट्रा बुक्स लेके ले करवा लीजिए। दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको ये नॉर्मल क्लास चलने दीजिए, पेपर के लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर क्या है कि फिर ये इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी।